तो हम बात करेंगे एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल की, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल की पीवाईक्यूज को कवर करेंगे यार, हम पीवाईक्यूज को कवर करेंगे। और ये जो मैं क्वेश्चन पर बता रहा हूँ, हम आंसर लिखेंगे, क्वेश्चन नहीं बताना है सिर्फ, और सिर्फ एनालिसिस नहीं करना है, सिर्फ आंसर लिखना है यहाँ पे हमको, ठीक है। क्वेश्चन तो सब बता देते हैं, एनालिसिस सब कहते हैं, बट आंसर कैसे लिखना है 150 वर्ड में, 250 वर्ड में लिखना क्या है, कंक्लूजन में क्या, इंट्रोडक्शन में क्या, बॉडी में क्या, वो हम करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो चीज़ बताता हूँ भाई, लोगों को यही समझ नहीं आता, मतलब मैक्सिमम लोगों को समझ आता है जो लिख रहे हैं, बट हमको एक चीज़ समझना है कि यहाँ पे स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस को भी समझने हैं। देखो हमारे पास दो सेक्शंस में डिवाइड होगा यार, एक सेक्शन बी, है ना। जो क्वेश्चन नंबर 1 होते हैं, क्वेश्चन हमारे पास जनरली 8 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। हमारे पास कितने क्वेश्चन आते हैं यार, 8 क्वेश्चन आते हैं, और 8 क्वेश्चन हमारे पास दो सेक्शन में डिवाइड है, ठीक है। तो 1 और 5 जो है वो कंपलसरी होता है, जैसे कि जो एक 5 क्वेश्चन है ना, ये 10-10 नंबर के, ये कंपलसरी है ना, 1 नंबर का। और ये जो सेक्शन बी के जो 5 क्वेश्चन है शुरू के, है ना, वो कंपलसरी होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेक्शन ए और सेक्शन बी में ना 3-3 एक्स्ट्रा क्वेश्चन आते हैं। ये देखो, ये 3rd नंबर का, ये 4th नंबर का, है ना, 2-2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन आते हैं। मतलब हमारे पास 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ रहे हैं, है ना। जिस 4 क्वेश्चन में से आपको 4 क्वेश्चन में 3-3, 4 क्वेश्चन नहीं 4, है ना, 4A 4B 4B, तो मतलब यहाँ पे जो 4 क्वेश्चन है ना, उसमें से आपको 3 अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। जो सेक्शन ए में 2 सेक्शन बी में 2 है, उसमें से क्या करना है, 3 अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। आप सेक्शन ए में 2 कर सकते हो, है ना, सेक्शन बी में 1 कर सकते हो, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके पास ऑप्शनल है, ठीक है, तो आप यहाँ पे छोड़ सकते हो एक क्वेश्चन को, मतलब जैसे कि आप यहाँ पे छोड़ सकते हो, तो ऐसे छोड़ सकते हो, 2 का ए नहीं करना, बी नहीं करना, सी नहीं करना, ऐसे छोड़ते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं कि 2 का ए कर लिया, 3 का बी कर लिया, ऐसे नहीं, ठीक है। सो दिस इज एक तो बहुत जरूरी है इस चीज़ को समझना, ठीक है भाई। यहाँ पे 1 2 3, 3, ठीक है। और यहाँ पे 1 2 3, मतलब यहाँ पे 6 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आए हैं, ठीक है। उसमें से आपको कितना करना है, 3 करना है, नॉट 4, 6, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं कि आप सेक्शन ए में हमारे पास 3 कर सकते हो डायरेक्ट, यहाँ पे 2 करना जरूरी है भाई। 3 के 3 पूरे सेक्शन ए से नहीं कर सकते, ठीक है। 3 के 3 सेक्शन ए से नहीं कर सकते, 2 1, है ना, 1 2 ऐसे कर सकते हो। ये हमारे पास समझना जरूरी था, ठीक है। और हम आंसर देखते हैं, ये जो क्वेश्चन वाला PDF है वो तो मिल जाएगा, ठीक है। एक बार नजर देख लेते हैं कि ऐसे ऐसे है, ठीक है। क्वेश्चंस हैं सेक्शन ए में, सेक्शन बी में, ठीक है। सर आंसर लिखते हैं हम सबका। तो पहला क्वेश्चन है भाई सेक्शन ए का, ठीक है। तो हम बात करेंगे सेक्शन ए की, ओके। तो हम बात कर रहे थे सेक्शन ए की। सो सेक्शन ए में हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है भाई, डिबेट बिटवीन फॉर्मलिस्ट एंड सब्सटेंटिविस्ट अप्रोच, ठीक है। हमारे पास जो फॉर्मलिस्ट एंड सब्सटेंटिविस्ट अप्रोच है उसके बीच में हमारा डिबेट बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे भाई, बाय मेंशनिंग दैट ये जो फॉर्मलिस्ट या फिर सब्सटेंटिविस्ट जो डिबेट है ना, ये एक तरह से इकोनॉमिक मॉडल्स के ऊपर बेस्ड है यार। इसको पहली बार किसने प्रपोज किया था, कार्ल पोलनी ने, है ना। उनका एक बहुत बड़ा वर्क है द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन, उसके अंदर। ओके, सो सब्सटेंटिविस्ट कौन थे भाई, है ना। ये ऐसे लोग थे जो कि ये मानते थे कि जो हमारे पास जो न्यू क्लासिकल इकोनॉमीज़ है ना, वो हमारे पास सिंपल सोसाइटीज़ की स्टडीज़ के लिए जो आज के जो कॉन्सेप्ट हैं न्यू क्लासिकल इकोनॉमीज़ के, जो बढ़ते हुए इकोनॉमिक्स के जो कॉन्सेप्ट हैं वो सिंपल सोसाइटीज़ पे अप्लाई नहीं कर सकते। बट जो फॉर्मलिस्ट हैं, नाम से ही समझ आ रहा है, वो बोलते हैं कि जो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक मॉडल्स हैं वो हम सिंपल सोसाइटी में एप्लीकेबल कर सकते हैं, है ना। ये डिबेट जो था धीरे धीरे रिजॉल्व नहीं हुआ, ये फेड ऑफ ही हो गया। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हु आर सब्सटेंटिविस्ट यार, सब्सटेंटिविस्ट
those who believe that neoclassical economics is not applicable to the study of simple societies। फॉर्मलिस्ट क्या बोलते हैं? फॉर्मलिस्ट किसको बोलते हैं? those who believe that neoclassical economics is applicable to the study of simple society। ओके सो ये जो था, ये डिबेट था, डिजॉल्व नहीं हुआ, फेड ऑफ हो गया। आप इसको इस तरह से कंपैरेटिव चार्ट बना के समझा सकते हैं कि दोनों का डिफरेंस क्या है। एक तरह से डिबेट है ना भाई। सो जो सब्सटेंटिविस्ट थे वो सब्सटेंटिव इकोनॉमी की बात करते थे, एंड जो फॉर्मलिस्ट थे वो फॉर्मल इकोनॉमी की बात करते थे। जो सब्सटेंटिव इकोनॉमी है जिसको हम सिस्टम ओरिएंटेड इकोनॉमी बोलते हैं, सब्सटेंटिव इकोनॉमी को, और जो फॉर्मल इकोनॉमी है उसको हम एक्टर ओरिएंटेड इकोनॉमी बोलते हैं। मैं इसके प्रिंसिपल प्रोपोनेंट्स की बात करें तो कौन थे भाई? पोलेनी तो मैंने बताया था, पोलेनी, जॉर्ज डेल्टन, पोलेनी, जॉर्ज डेल्टन एंड पॉल बॉहनन। बट हम अगर बात करें है ना, जो फॉर्मल इकोनॉमी, इसके प्रिंसिपल कंपोनेंट कौन कौन से थे वे? है ना, हमारे पास रेमंड फर्थ एंड हारोल्ड स्नाइडर। है ना, ये जो सब्सटेंटिविस्ट थे ये मानते थे, है ना, दे आर व्हाट, दे आर प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजर्स। and they are production maximizers। है ना, यहाँ पे यूनिट ऑफ प्रोडक्शन क्या था? एक ग्रुप। तो यहाँ पे यूनिट ऑफ प्रोडक्शन क्या है? इंडिविजुअल। है ना, पोलैनी के अकॉर्डिंग बात करें तो जो सब्सटेंटिव इकोनॉमी है एक ऐसा इकोनॉमी होता है यार जहाँ पे मैन और उसके इन्वायरमेंट आपस में इंटरेक्ट करते हैं, जिससे जो मटेरियल मीन्स को सेटिस्फाई करने के लिए ना ज़रूरतें मिलती रहती है उसको। बट एक फॉर्मल इकोनॉमी के अंदर क्या है, इंडिविजुअल्स के हर एक्शन, है ना, वो किसके ऊपर रहते हैं यार? टू मैक्सिमाइज, है ना, प्रोडक्शन रादर देन, है ना, और एक तरह से स्केर्सिटी वाली कंडीशन को नहीं देखता, ज़्यादा से ज़्यादा हम ले सकें उसकी बात करते हैं लोग। तो सबकी जब हमने बात की, एंड एक तरह से आप समझ रहे सब्सटेंटिव इकोनॉमी है, इट इज़ अ
किनशिप इकोनॉमी या फिर नॉन मार्केट इकोनॉमी? कि तो इस प्रकार से मैं बेसिक डिफरेंस बताया यार। लास्ट में हम कंक्लूड कर सकते हैं बाय मेंशनिंग दैट ये जो सब्सटेंटिविस्ट थे ये मानते थे कि सिंपल एंड मॉडर्न सोसाइटीज जो हैं वो नॉन में एप्लीकेबल नहीं है ये सब चीज़ें यार। बट जो फॉर्मलिस्ट थे सच एज फर्थ या फिर शिंडर जो थे ये मानते थे कि न्यू क्लासिकल मॉडल्स को हम अप्लाई कर सकते हैं सिंपल सोसाइटीज विद अप्रोप्रिएट मोडिफिकेशन। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा एलाबोरेट करके लिख लेते हैं ना, हमारे पास ये भी ज़रूरी है बिकॉज है ना पोलेनी क्या मानते थे उसको बताना भी। सो दे आर किनशिप और नॉन market economies and they are market economies। बात करें तो यहाँ पे according to Polanyi the substantive economy is an instituted process of interaction between man and his environment। man and which result in a continuous supply of want satisfying their material means। ये पोलैनी का मानना था। बट जो फॉर्मल इकोनॉमी के अंदर क्या होता है यार, इज अ रैशनल चॉइस मिलती है ऑफ मेकिंग ऑफ इंडिविजुअल्स whose every action involves conscious or unconscious selection among alternative means to maximize the utility। ओके तो इसकी बात किया फिर टू रीच कल्चरली डिफाइंड गोल्स अंडर द कंडीशंस ऑफ स्कैर्सिटी। ये देखो जो मैंने ये लिखा है ना इसको आप लिखना चाहो तो लिखो वरना ना लिखना तो ना लिखो मत लिखो बिकॉज अगर ज़्यादा वर्ड नहीं चाहिए तो मत लिखना। और ज़्यादा वर्ड आपको चाहिए 250 वर्ड में अगर लिखना है 20 नंबर का आया तो इसको लिख सकते हैं ठीक है। बट हमने ऊपर में बताया भी है बट हाँ इसको लिखना जरूरी है बिकॉज मैं इसको इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग नहीं बता रहा हूँ बिकॉज एक जनरल हम नोट्स की बात कर रहे हैं ना यार उसके लिए यहाँ पर बता रहा हूँ इसको। ओके सो कंक्लूजन में हम लिख सकते हैं कि
जो फॉर्मलिस्ट हैं उनकी बात करें तो हमने तो बता दिए दोनों की बात। सो इतना तक आप कंक्लूड कर सकते हो, ज़्यादा कंक्लूजन की जरूरत नहीं पड़ती यहाँ पे, आप समझना है ना। ऐसा नहीं है कि आप इसका लिख सकते हो कि देखो है ना, द डिबेट वॉज नॉट रिजॉल्व, इट जस्ट फेड आउट, ठीक है। इस प्रकार से हमने इसको क्या लिखा है, आंसर को लिखा है भाई, ठीक है ना। ये जनरली कन्फाइंड रहा था टू दी जनरल्स, है ना। कौन से जनरल भाई, रिसर्च इन इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी के अंदर, ठीक है। सो इस प्रकार से हम इसका आंसर को लिख सकते हैं। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था हमारे पास डिबेट बिटवीन फॉर्मुलिस्ट एंड सब्सटेंटिविस्ट, जहाँ हमने इंट्रोड्यूस की पहली बार कार्ल पोलैंडी ने अपने ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन में इसके बारे में बताया था। सब्सटेंटिविस्ट ये मानते थे कि जो न्यो क्लासिकल इकोनॉमीज है उसको हम सिंपल सोसाइटीज़ में अप्लाई नहीं कर सकते, बट फॉर्मुलिस्ट मानते थे कि नहीं, अप्लाई कर सकते हैं विद सर्टेन मॉडिफिकेशंस यार, है ना। हमने बताया कि देखो भाई सब्सटेंटिव इकोनॉमी के जो प्रोपोनेंट्स थे वो कौन थे, है ना, जॉर्ज डाल्टन, पोलैनी, पाउल बोहनन, है ना। उसके बाद जो फॉर्मल इकोनॉमी उसके प्रोपोनेंट कौन थे, रेमंड फर्थ होके, है ना, शिंडर्स। एंड ये जो थे सब्सटेंटिव इकोनॉमी वाले वो बात करते थे अबाउट प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन, बट जो हमारे पास फॉर्मल इकोनॉमी बोलते थे कि भाई मैक्सिमाइज करेंगे प्रोडक्शन को, है ना। सब्सटेंटिव इकोनॉमी जनरली ग्रुप यूनिट ऑफ प्रोडक्शन ग्रुप था, है ना, बट जो फॉर्मल इकोनॉमी के इंडिविजुअल है भाई। फॉर्मल इकोनॉमी जो थे वो मार्केट इकोनॉमीज है ना। सब्सटेंटिव इकोनॉमी जो थे नॉन मार्केट इकोनॉमी, मतलब आपस में जो किनशिप है उन्हीं में रहते थे ये। तो एक तरह से आप समझना कि पोलैनी मानते थे कि जो सब्सटेंटिव इकोनॉमी है ना, इज एन इंस्टीट्यूटेड प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन मैन एंड हिज एनवायरनमेंट विच रिजल्ट इन कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वांट सेटिस्फाइंग मटेरियल मीन्स। बट जो हमारे पास फॉर्मल इकोनॉमी है ना, जो सब्सटेंटिव इकोनॉमी है वो मैन और इन्वायरमेंट के बीच में एक इंटरेक्शन है, बट जो जो फॉर्मल इकोनॉमी है वो मानते था कि एक रैशनल चॉइस होता है मेकिंग ऑफ इंडिविजुअल हुज एवरी एक्शन इन्वॉल्व कॉन्शियस और अनकॉन्शियस सिलेक्शन अमॉन्ग अल्टरनेटिव मीन्स, ठीक है ना। दो चीज़ के बीच, मतलब अल्टरनेटिव मीन्स के बीच में सिलेक्शन की बात होती थी, जिससे वो क्या कर पाए, मैक्सिमाइज कर पाए द यूटिलिटी को, है ना, स्केर्स रिसोर्स हो तब भी, है ना। और टू रीच कल्चरली डिफाइंड गोल, कितना हमको चाहिए वो डिफाइंड गोल तक ना पाने की बात होती है, ठीक है। यहाँ पे स्केर्सिटी है तब भी, सो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात होती है यहाँ पे। दिस इज ऑल अबाउट सब्सटेंटिविस्ट एंड फॉर्मलिस्ट डिबेट। इस तरह से आंसर आपको रेडी होने चाहिए, जो कि आपको पेस्ट करके आना है क्वेश्चन आंसर में, आंसर शीट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1B क्या है भाई, मेसोलिथिक रॉक आर्ट इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करनी है। देखो भाई, तो मेसोलिथिक रॉक आर्ट इंडियन सब कॉन्टिनेंट में क्या है तो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पे हम कैसे बताएंगे, हम बताएंगे कि जो मेसोलिथिक आर्ट है वो कहाँ से कहाँ तक देखने को मिला। टाइम फ्रेम 900 और 9000 BC से लेके 4500 BC तक इसको बनाया गया था, है ना, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर। और एक तरह से इसको पहले प्री हिस्टोरिक आर्ट माना जाता है यार। was considered as the first prehistoric art in contrast of the यूरोपियन आर्कियोलॉजी में, है ना, जो आर्ट फॉर्म है वो डेवलप्ड हुए थे अपर पैलेलिथिक में, है ना, बट हमारे यहाँ इसको मेसोलिथिक को फर्स्ट प्रीहिस्टोरिक आर्ट माना जाता है। इसको लिख देते हैं वरना बाद दिक्कत जाएगा, हम कंटेंट बना रहे हैं ना यार, ठीक है। तो इसको आप मत लिखना, यहाँ तक रख देना, ठीक है। सो फॉर्म्स डेवलप्ड इन दी अपर पैलियोलिथिक,
अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो मेसोलिथिक आर्ट साइट्स की सो है ना, एक इम्पोर्टेंट को तो बता ही सकते हैं, बट हाँ, सो एक हम यहाँ पे मैप बना के भी समझा सकते हैं। यहाँ पे बागौर, यहाँ पे काइमूर, यहाँ पे भीमबेटका, यहाँ पे वालसेना, यहाँ पे हम बात कर सकते हैं अबाउट मिर्ज़ापुर या फिर प्रतापगढ़, मुरैना प्रहार की बात भी कर सकते हैं। काइमूर हिल्स इन यूपी, मुरहाना पहाड़ ये भी यूपी के अंदर है। हमारे पास भीमबेटका केव्स की बात कर सकते हैं, जिसको स्टडी किया था वीएस वंकनकर ने। भीमबेटका के अंदर हर एज से ना पैलियोलिथिक तो देखने को मिला, मेसोलिथिक्स भी यहाँ पे है ना, रॉक कट आर्किटेक्चर, रॉक कट पेंटिंग्स देखने को मिला था, रॉक कट आर्ट्स। हम किसी बात करनी है, रॉक कट आर्ट की बात करनी है ना। Covered and extensively studied by V.S. Wakankar, and it has having more than 500 rock paintings। और भी जगह है लाइक संबलपुर के अंदर, सुंदरगढ़ के अंदर, आदमगढ़ के अंदर, आदमगढ़ इन एमपी। तो हमने एग्जांपल्स की बात की। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेसोलिथिक रॉक आर्ट, सबसे पहले तो जो यहाँ पे थीम्स से पेंटिंग्स के, वो एक तरह से प्रिडोमिनेटली हंटेड सीन थे यार, मतलब हंटिंग के जो सीन्स थे वो सोशल लाइफ की बात करते थे, है ना। जो डांस के जो थीम्स है वो ग्रीन में पेंट किए जाते थे, जो हंटिंग्स के वो रेड में, ना। सेक्सुअल एक्टिविटी, चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड ग्रूमिंग के यहाँ पे थीम्स थे यार, थीम्स ऑफ पेंटिंग्स प्रीडोमिनेट हंटिंग सीन्स, जिनको रेड में पेंट किया था, सो पेंटेड इन रेड। सोशल लाइफ के बारे में बताया जाता था, डांसेस विच आर पेंटेड इन ग्रीन, चाइल्ड ग्रूमिंग की बात की जाती थी, बात की गई है सेक्सुअल एक्टिविटी की, है ना, फ्यूनरल सेरेमनीज, चाइल्ड बर्थ, तो थीम्स की कैरेक्टरिस्टिक की बात की, है ना। यहाँ पे हमारे पास एनिमल की पेंटिंग्स भी देखने को मिले, लाइक बाइसन, टाइगर्स, डिपिक्शन ऑफ एनिमल
like elephant, bison, tiger, etc. हमारे पास पेंटिंग टेक्निक की बात करें तो जनरली जो कलर थे वो नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन किए जाते थे भाई, और जो ब्रशेस थे देयर मेड ऑफ प्लांट फाइबर्स। वेरियस कलर्स लाइक रेड, ochre, purple, green were used and they're obtained from natural resources, and the brushes were made of plant fibers। है ना। नेचर दी पेंटिंग की बात करें तो है ना, जो ये जो रॉक आर्ट थे सब रियलिस्टिक लगते थे भाई पहले के मुकाबले, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास मैन एंड वुमेन को स्टिक लाइक ह्यूमन फिगर्स में यहाँ पे है ना रिप्रेजेंट किया जाता था, है ना। एंड ऑल्सो ये सोशल लाइफ की बात भी करते थे। The rock arts seems more realistic than earlier forms. Men and women were shown in the form of stick-like human figures. Stick-like human फिगर्स। लास्ट में हम कंक्लूड कर सकते हैं बाय मेंशनिंग दैट जो आर्ट है, द रॉक आर्ट हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल फॉर द आर्कियोलॉजिस्ट एंड historians to infer the Mesolithic way of life। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने कंक्लूड किया। क्वेश्चन क्या था भाई, मेसोलिथिक रॉक आर्ट इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। हमने इंट्रोडक्शन में बात की कि देखो भाई ये 9000 BC से लेके 4500 BC के बीच में बनाए गए थे, है ना। फर्स्ट हिस्टोरिक आर्ट फॉर्म बनाया था इन कॉन्ट्रास्ट टू जो यूरोपियन आर्कियोलॉजी, जहाँ पे अपर पैलेयोलिथिक को एक तरह से फर्स्ट प्री हिस्टोरिक आर्ट फॉर्म माना जाता है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल्स में हमारे पास क्या है, कैमूर हो गया, मोरेना हो गया, भीमबेटका हो गया, है ना, आदमगढ़ हो गया एमपी के अंदर, बागौर हो गया, वालसेना, मिर्ज़ापुर। कैरेक्टरिस्टिक की बात की तो हमारे पास यहाँ पे थीम्स ऑफ पेंटिंग रिप्रेजेंट किया था। जनरली ये हंटिंग सीन्स थी, इनको रेड से पेंट किया जाता था, है ना। हमारे पास जो डांस फॉर्म्स है वो ग्रीन से पेंट किया जाता था। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की बात की गई, लाइक फ्यूनरल एक्टिविटीज़ की, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ की, चाइल्ड ग्रूमिंग की। एनिमल डिपिक्शन भी था, लाइक एलिफेंट्स, बाइसन, टाइगर्स को डिपिक्ट किया गया। पेंटिंग टेक्निक में हमारे पास जो कलर्स थे वो नेचुरल सोर्सेज से ऑब्टेन किया जाते थे, जो ब्रशेस फ्रॉम प्लांट फाइबर्स। नेचर दी पेंटिंग की बात करें तो ज़्यादा रियलिस्टिक थे भाई पहले के मुकाबले, एंड ह्यूमन फिगर्स को स्टिक से रिप्रेजेंट किया जाता था। लास्ट में उन्हें कंक्लूड किया कि भाई जो रॉक आर्ट है ये हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट रहे हैं कि मेसोलिथिक वे ऑफ लाइफ को समझने में, वो कैसे थे उसको जानने में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1C, है ना। रेडक्लिफ ब्राउन्स आइडिया ऑन स्टेटस रोल इंस्टीट्यूशन। हमको रेडक्लिफ ब्राउन की बात करनी है यहाँ पे। रेडक्लिफ ब्राउन के जो आइडिया है ऑन स्टेटस रोल एंड इंस्टीट्यूशन की, सो यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बाय मेंशनिंग दैट जो रेडक्लिफ ब्राउन का जो डेफिनेशन है सोशल स्ट्रक्चर के ऊपर, उसकी बात कर सकते हैं यहाँ पे। Radcliffe Brown defined social structure as the groups organized along the territorial
kinship and political lines and the interrelationship among them by which an orderly social life is maintained। तो ये हमारे पास डिफिनेशन है भाई सोशल स्ट्रक्चर का, है ना। यहाँ पे ये जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है वो भी एक तरह से सोशल स्ट्रक्चर है जो कि कुछ लोगों को ऊपर रखता है दूसरों के मुकाबले, है ना। और हम बात करें, है ना, रैटक्लिफ ब्राउन ने जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है उसकी बात की भी, है ना, उसकी बात की थी। तो क्या हो गया, एक स्टेटस, है ना। सो स्टेटस मीन्स ऑफ एन इंडिविजुअल इन अ सोसाइटी, इट इज डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज। सो एक तरह से वो किसका एस्पेक्ट है, सोशल स्ट्रक्चर का एस्पेक्ट है। सो status means the place of an individual in a society. It can be defined as the collection of the collection of rights and duties thus status क्या है, is an aspect of social structure and social structure क्या है, हमने ऊपर में बताया यार सोशल स्ट्रक्चर क्या है ना। स्टेटस इज एन एस्पेक्ट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, है ना। एंड अकॉर्डिंग टू रैटक्लिफ ब्राउन जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन रिफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ एक्टिविटीज और बिहेवियर ऑफ टू और मोर पर्सन। ठीक है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन की बात भी की हमने, है ना। रोल्स की बात करें तो रोल मीन्स इट इज़ अ डायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर। ठीक है, स्टेटस के अंदर ही देखो ये सोशल स्ट्रक्चर का पार्ट है जो स्टेटस है वो, बट जो रोल है वो किसका पार्ट है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन क्या है उसकी बात करें सो उसकी पहले बात करेंगे अकॉर्डिंग टू रैटक्लिफ ब्राउन सोशल ऑर्गेनाइजेशन refers to the arrangement of activities or behavior of two or more person। सो अगर हम बात करें अब रोल की, तो रोल का मतलब क्या है, रोल मीन्स द डायनामिक aspect of behavior in a status, the putting into action of rights and duties। तो हमारे पास रोल क्या है भाई,
Thus, role is an aspect of social organization. The status is aspect of social structure, है ना। अगर हमारे पास जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट की बात करें, सो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट है ना क्या मानते थे। सो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट लाइक रेडक्लिफ ब्राउन, ठीक है। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट इन्फ्लुएंस की बात करें इज दैट पीपल इन डिफरेंट status need to play their status specific roles for a structure called social stratification to be। देखो जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, उसको यहाँ पे आप लिख सकते हो। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन यहाँ पे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या है यार, इज अ सोशल स्ट्रक्चर दैट प्लेस समवन हायर देन अदर, ठीक है। सो इसको यहाँ पे लिख देते हैं वरना बाद दिक्कत हो जाएगा। सो व्हाट इज सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। social stratification is a social structure that place some people higher than other। तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एक सोशल स्ट्रक्चर है जो कि हमने यहाँ पे डाला है, ठीक है। सो इसका एग्जांपल अगर हम बात करें कि जो पीपल्स हैं इन डिफरेंट स्टेटस नीड टू प्ले देयर स्टेटस स्पेसिफिक रोल्स, इसके एग्जांपल्स की बात करें तो जो कास्ट बेस्ड डिवीज़न ऑफ लेबर है इन इंडिया और द ईस्ट स्टेट्स सिस्टम, कास्ट बेस्ड डिवीज़न ऑफ लेबर दैट इज ऑक्यूपेशंस इन इंडिया और द स्टेट सिस्टम। देखो वर्ड लिमिट थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ 150 के हिसाब से नहीं होने वाला यार, यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ कि कैसे हमको समझाना है, ठीक है। सो आंसर में इसको कट कैसे कर सकते बता रहा हूँ, ये मत लिखना, ठीक है। स्टेटस रूल्स एंड मीन्स की बात की जा रही है, जो लास्ट में है वो बस लिख दो। अब हमने स्टेटस की बात कर ली, रूल की बात करी, अब इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं। यार चीज़ों को छोटा करना आसान होता है यार, बट थोड़ा सा बड़ा रखते हैं क्योंकि हमको थोड़ा सा आंसर दूसरे अकॉर्डिंग भी लिखना है, ठीक है। अगर ये 200 नंबर 20 नंबर में आ गया तो उसके लिए भी हमको रेडी रखना है, ठीक है। चीज़ें यही रहेगी, बदलनी नहीं है चीज़ें, बिकॉज एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल सबसे बेस्ट ये चीज़ है कि थोड़ी बदलती नहीं है चीज़ें। इसमें आपने एक कंटेंट बना दिया तो आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो यार। और उसके साथ साथ रेडक्लिफ ब्राउन ने सजेस्ट किया कि जो सोसाइटी है ना इज अ सिस्टम ऑफ व्हाट रिलेशनशिप मेंटेनिंग इटसेल्फ, वाइल जो इंस्टीट्यूशन है इज एन ऑर्डरली सेट ऑफ रिलेशनशिप हुज फंक्शन इज मेंटेन, है ना। उस फंक्शन इस इंस्टीट्यूशन का फंक्शन क्या है, टू मेंटेन द सोसाइटी एज अ सिस्टम। सो जो फंक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशन है इज द मेंटेनेंस ऑफ द सोशल स्ट्रक्चर। सजेस्ट दैट हमसे बताना है आइडियाज ऑन सोशल स्टेटस रोल एंड इंस्टीट्यूशन की बात करनी है ना, याद रखना। ही सजेस्ट दैट अ सोसाइटी is a system of relationship maintaining itself while institutions are orderly sets of relationship whose function is to maintain the society as a system।
द फंक्शन ऑफ एन इंस्टीट्यूशन इज मेंटेनेंस ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। और हमने सोशल स्ट्रक्चर की बात की, और हम फिर बात करते हैं कि जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट का जो इन्फ्लुएंस है इसके ऊपर, वो ये है कि जो फंक्शन है ऑफ जोकिंग बिहेवियर विथ मैटरनल अंकल एंड रेस्पेक्टफुल बिहेवियर विथ, है ना, फादर्स ब्रदर, जो कि बतुंगा ट्राइब में देखने को मिलता है, इज टू मेंटेन व्हाट, इज टू मेंटेन द सोशल स्ट्रक्चर कॉल्ड पैट्रिलिनी। तो जो इंस्टीट्यूशन है वो सोशल स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए है। Structural functionalist inference is the function of joking behavior with maternal uncle and respectful behavior with father's brother among Batunga tribe of Eastern Africa is to maintain a social structure called patrilineal. ओके, तो इस प्रकार से हमने इस आंसर कंक्लूड किया भाई। कंक्लूजन की जरूरत नहीं पड़ता, इसमें जो नोट है नोट टाइप का लिखना होता है। तो रेटक्लिफ ब्राउन कार्डियक और स्टेटस रूल एंड इंस्टीट्यूशन की बात की पहले तो हमने बताया कि इन्होंने सोशल स्ट्रक्चर को कैसे डिफाइन किया यार। इट इज़ अ ग्रुप ऑर्गेनाइज्ड along द टेरिटोरियल किनशिप एंड पॉलिटिकल लाइंस, जहाँ पे इंटर रिलेशनशिप देखने को मिलता है यार एक ऑर्डरली सोशल लाइफ को मेंटेन करने के लिए, है ना। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या है, इज नथिंग बट ए टाइप सोशल स्ट्रक्चर जहाँ पे सम वन इज प्लेस हायर देन अदर। फिर स्टेटस की बात की, स्टेटस कुछ नहीं, एक प्रकार सोशल स्ट्रक्चर ही है, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास कलेक्टर ऑफ ड्यूटीज एंड राइट्स होते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू रेटक्लिफ ब्राउन की बात करें तो जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है ना, एक अरेंजमेंट ऑफ एक्टिविटीज एंड ड्यूटीज। हमने सोशल ऑर्गेनाइजेशन की बात क्यों की, बिकॉज, है ना, स्टेटस इज अ टाइप ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, बट हमारे पास जो रोल है, जो कि दूसरा पार्ट हमसे पूछा गया है, स्टेटस रोल एंड इंस्टीट्यूशन की बात की जा रही है ना, तो रोल इज व्हाट, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, है ना। इसमें क्या है, पुटिंग इनटू एक्शन एंड ड्यूटीज, किसी भी चीज़ को काम में लगाना। सो इट इज़ एन एस्पेक्ट ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज यहाँ पे बिहेवियर जो है ना, डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर की बात की जा रही है। एंड जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट है वो कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं इस चीज़ को, कि डिफरेंट स्टेटस होता है यार, है ना, कुछ स्पेसिफिक स्टेटस जो होते हैं, कुछ स्पेसिफिक रोल होता है। सो दिस इज कॉल्ड एज सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। और हमने शुरुआत में ही बताया था सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज व्हाट, पुटिंग समवन हायर देन अदर। तो हमारे पास एग्जांपल दिया कि जो हमारे पास कास्ट बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर है इंडिया के अंदर, और द ईस्ट सिस्टम है इंडिया के अंदर, वो क्या है एक तरह से, है ना, इट इज़ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। फिर हमने बात की अबाउट इंस्टीट्यूशन। यार इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या है, एक ऑर्डरली सेट ऑफ रिलेशनशिप है ना, जहाँ पे उसका फंक्शन क्या है कि टू मेंटेन दी सोशल स्ट्रक्चर। इसका अगर हमने फंक्शनलिस्ट स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट इन्फ्लुएंस बताया, तो हमने जोकिंग रिलेशनशिप अमंग दी बातोंगा ट्राइब्स की बात की, जहाँ पे जोकिंग बिहेवियर होता है तो मैटरनल अंकल, एंड जो रेस्पेक्टफुल बिहेवियर होता है तो फादर ब्रदर, है ना, उस तरह से। क्यों, टू मेंटेन दी सोशल स्ट्रक्चर कॉल्ड पैट्रिलिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1D क्या है, पेडिग्री एनालिसिस एंड जेनेटिक काउंसलिंग की बात करनी है भाई। ओके, तो पेडिग्री एनालिसिस एंड जेनेटिक काउंसलिंग सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं भाई बाय मेंशनिंग अबाउट व्हाट इज जेनेटिक काउंसलिंग यार। सो जेनेटिक काउंसलिंग
is the process through which knowledge about the genetic aspect of illnesses is shared by trained professional with those who are at the risk of either having a heritable disease or of passing it to their unborn offsprings. Having a heritable disorder or of passing it on to their unborn offspring so that they can take an informed decision regarding marriage or pregnancy. Okay. सो ये जेनेटिक काउंसलिंग नाउ हमको पेडिग्री एनालिसिस की बात करनी है। पेडिग्री एनालिसिस क्या है? इट इज अ साइंटिफिक अप्रोच टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ ह्यूमन जीन। सो pedigree analysis is a scientific approach to studying the inheritance of human gene. Okay, pedigree analysis can be used easily to understand family history of, है ना, मतलब फैमिली हिस्ट्री एंड इनहेरिटेंस ऑफ डोमिनेंट या फिर रिसेसिव ट्रेट। Pedigree analysis can be used to easily understand family history and the inheritance of dominant and रिसेसिव ट्रेड्स। ठीक है, हम पेडिग्री चार्ट्स की मदद से इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन कौन से डोमिनेंट या फिर रिसेसिव ट्रेड है। ऑल्सो कैरियर्स भी पता कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ पेडिग्री चार्ट्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे दें तो एक पेडिग्री चार्ट समझाते हैं।
तो ये एक तरह से ये एक ऑटोसोमल डोमिनेंट का पेडिग्री चार्ट है, where the shaded squares and circle indicated deceased male and female respectively. So carrier are not seen as this pedigree showing a dominant genetic disorder. As this is a pedigree showing dominant जेनेटिक डिसऑर्डर, है ना। क्योंकि जो हम प्रोसीजर ऑफ जेनेटिक काउंसलिंग की भी बात कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर टाइप्स ऑफ पेडिग्री की बात करें तो हमारे पास ऑटोसोमल डोमिनेंट का पेडिग्री होता है, पेडिग्री ऑफ ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, वाई लिंक्ड रिसेसिव, ये सब चीज़, ठीक है। सो प्रोसीजर्स की बात कर सकते हैं। प्रोसीजर ऑफ जेनेटिक काउंसलिंग में क्या होता है, रेगुलर जेनेटिक स्क्रीनिंग, कंस्ट्रक्शन एंड एनालिसिस ऑफ पेडिग्री चार्ट्स, है ना। इसको लिखना चाहो तो जो मैं अभी बता रहा हूँ उसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वरना नहीं भी लिखो चल जाएगा। जो मैं बता रहा हूँ प्रोसीजर ऑफ जेनेटिक काउंसलिंग है वो, बट हाँ एक तरह से कंटेंट इसको पता होना जरूरी है, बिकॉज ये क्वेश्चन आता रहता है। प्रोसीजर ऑफ काउंसलिंग की बात नहीं पूछिए, पेडिग्री की पूछिए ना, तो सब सिंपल सी बात है, छोड़ो इसको मैं बता देता हूँ वैसे ही, है ना। जेनेटिक स्क्रीनिंग होती है, उसके बाद एनालिसिस और पेडिग्री चार्ट्स होते हैं। एनालिसिस किसका, पेडिग्री चार्ट्स का। एंड उसके बाद क्या होता है, जो पॉसिबिलिटी है ना, जो है पॉसिबिलिटीज़ ऑफ एग एंड स्पर्म, है ना, उसको डिस्कस किया जाता है ना। उसके बाद कुछ स्पेसिफिक प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, एंड उसके बाद कुछ सजेस्टिव मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, या फिर ज़रूरत पड़ी तो कुछ बीमारी अगर आ गई तो ये सब चीज़ किया जाता है जेनेटिक काउंसलिंग के अंदर, ठीक है। कंक्लूजन में हमें बोल सकते हैं, टू सम अप, पेडिग्री क्या है यार, पेडिग्री आर दी सोर्सेस ऑफ डाटा फॉर दी जेनेटिक काउंसलर टू प्रोवाइड advice about continuation or termination of pregnancy and to suggest cognitive therapies if an affected child is already born, ठीक है। तो जो शॉर्ट नोट वाले क्वेश्चन है ना, सब कितने मार्क के हैं, 10-10 मार्क के हैं, पता होना चाहिए अपने को। these are all 10 markers, ठीक है। सो हमने क्या किया भाई, सबसे पहले जेनेटिक काउंसलिंग को बताया कि प्रोसेस है जहाँ पे हमारे पास नॉलेज प्रोवाइड किया जाता है ट्रेंड प्रोफेशनल्स के द्वारा, है ना, कि जो जो हाई रिस्क में है ना, हेरिटेबल डिसऑर्डर, या फिर अपने अपने मतलब ऑफस्प्रिंग को पास कर सकते हैं, फिर जिसमें है उसको देखते हैं, उनको एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं यार। क्या पेडिग्री एनालिसिस का मतलब क्या है यार, यहाँ पे किसी भी तरह के इनहेरिटेंस ऑफ जीन को, मतलब इनहेरिटेंस ऑफ जीन को स्टडी किया जाता है ना, और पता किया जाता है कि वेदर हिस्ट्री के अंदर, फैमिली हिस्ट्री में देखा जाता है, उसको समझा कि ये डोमिनेंट है, फिर रिसेसिव ट्रेट है ना। हमने एग्जांपल की बात की, यहाँ पे एक डोमिनेंट ऑटोसोमल डोमिनेंट पेडिग्री की बात की, जहाँ पे सर्कल से जो है वो गर्ल्स को बता रहा है, स्क्वायर्स जो है वो मेल्स को बता रहे हैं, शेडेड गर्ल्स है ना, और मेल्स जो है अफेक्टेड को बता रहे हैं। सो टू सम ऑफ हमने बोला कि देखो एक तरह से जो पेडिग्री है वो सोर्स ऑफ डाटा है भाई, किसके लिए, जेनेटिक काउंसलिंग के लिए, है ना, सिंपल सी बात, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यार, पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल एंड पार्टिसिपेटरी लर्निंग एंड एक्शन की बात करनी है, ठीक है। सो इसमें हमारे पास इंट्रोड्यूस छोड़ो यार, सिंपल से इसमें देखो जनरल स्टडीज़ में और ऑप्शनल में एक ही चीज़ होता है यार,
है ना, इसमें आपकी चीज़ें फिक्स रहती है, ठीक है, आपको कुछ भी लिखना रहता है, कुछ भी मतलब टू द पॉइंट लिखना रहता है, ठीक है। सो पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल एंड पार्टिसिपेटरी लर्निंग एंड एक्शन की बात करनी है। पहले हम बात करेंगे पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल की। पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल की ना, पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल क्या है, इज एन अप्रोच यूज बाय द नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस एंड अदर एजेंसीज, है ना, जो कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट में इन्वॉल्व है ना। दिस अप्रोच एम टू इनकॉर्पोरेट द नॉलेज एंड ओपिनियन ऑफ द रूरल पीपल इन द प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम। So is an approach used by non-governmental organizations, NGOs and other agencies involved in international development, and this approach aim to incorporate the knowledge and opinions of rural people in the planning and management of development project. ओके और ये जो पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल है ना यार, इसको 21st सेंचुरी के अंदर रिप्लेस कर दिया गया बाय मॉडल्स ऑफ पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च, है ना, टू रिफ्लेक्ट व्हाट इट्स यूजेज इन अर्बन एज वेल एज रूरल एरियाज, है ना। बिकॉज जो पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च है, PAR है, उसका एक क्या है, ब्रॉडर एप्लीकेशन है। सिंस द early 21st century, PRA, that is participatory rural appraisal, was replaced with the standardized model of participatory action research, to reflect its usage in urban as well as rural areas. Its broader application and its emphasis on action, है ना। एंड हमारे पास पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च की बात करें तो उसका इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस की बात भी कर सकते हैं। और PAR इज मोर एन अप्रोच देन अ मेथड ऑफ इंक्वायरी यार, जो पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च है वो, है ना।
एंड इट इज़ एन ऑनगोइंग ऑर्गेनाइजेशन है ना, ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग प्रोसेस है ना, एक रिसर्च अप्रोच है जहाँ पे को लर्निंग, पार्टिसिपेशन, ऑर्गेनाइजेशनल ट्रांसफॉर्मेशन पे फोकस किया जाता है। सो अगर हम की कंपोनेंट्स की बात करें ऑफ पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च, so a focus on what? Focus on change. It is context specific, मतलब it generally target around the needs of a particular group. It is generally target oriented, or it is generally targeted around the needs of a particular group. एंड किस पे एम्फेसाइज करता है यार पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च? इट एम्फेसाइज ऑन कोलैबोरेशन बिटवीन रिसर्चर्स एंड पार्टिसिपेंट्स, emphasis on collaboration between researchers and participation। एक तरह से क्लिनिकल प्रोसेस है यार, मतलब एक है ना साइकिल फोकस करता है रिसर्च, एक्शन एंड रिफ्लेक्शन। ना क्लिनिकल बोला क्या? नहीं, इट इज़ अ साइक्लिकल प्रोसेस। क्लिनिकल ब्रांच में होने इसलिए ऐसे लगता है। सो इट इज़ अ साइक्लिकल प्रोसेस बिकॉज इट इज़ एन इंटरेक्टिव साइकिल ऑफ रिसर्च, एक्शन एंड रिफ्लेक्शन। लेकिन इसका एक डिमेरिट भी है भाई, इसका एक डिमेरिट ये है कि it involving the most primitive people or people living in remote place may be ignored, है ना, वो पॉसिबल नहीं है इसके मुकाबले, मतलब इससे पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च के अंदर इन्वॉल्विंग द मोस्ट प्रिमिटिव पीपल और द पीपल लिविंग इन remote places may be ignored। और नॉट पॉसिबल। सो इस प्रकार से हमने आंसर कंक्लूड किया भाई। पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल एंड पार्टिसिपेटरी एक्शन एंड लर्निंग की बात की तो पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल पुराना मेथड है जिसमें हमारे पास आज तो इस्तेमाल नहीं किया था। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं है ना, एक तरह से नॉलेज एंड ओपिनियन को इनकॉर्पोरेट करते हैं रूरल पीपल से, जिससे उनके डेवलपमेंट एंड प्रोग्राम्स में हेल्प हो पाए, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट में। बट आज के ज़माने में हम पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च का फोकस करते हैं ना, जो कि नया तरीका है जिसमें ब्रॉडर एप्लीकेशन है भाई, विच फोकसेस ऑन एप्लीकेशन, सॉरी विच फोकसेस ऑन एक्शन। तो इसके इट फोकसेस ऑन चेंज है ना, कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक बात होती है यार, किसी पर्टिकुलर ग्रुप के नीड्स के ऊपर काम होता है ना, कोलैबोरेशन होता है रिसर्चर्स एंड पार्टिसिपेंट्स के बीच में, एक साइक्लिकल प्रोसेस जहाँ पे रिसर्च, एक्शन एंड रिफ्लेक्शन की बात होती है। बट इसका एक डिमेरिट है कि जो प्रिपेटिव लोग हैं जहाँ पे हम नहीं पहुँच सकते रिमोट एरियाज़ में, वहाँ पे वो जनरली इग्नोर रह जाते हैं, या फिर उनका यहाँ पे उनका जो वैल्यूज़ लेना है, उनका जो फीडबैक लेना है, उनका जो इनपुट है वो यहाँ पे मिस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 2 है क्या? देखो ये 15 मार्क का क्वेश्चन, ये हमारे पास 20 मार्क का क्वेश्चन है 2022 में जो आया था। 20 मार्क का क्वेश्चन याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है भाई? एंथ्रोपोलॉजी इज द सिस्टमिक और एंथ्रोपोलॉजी इज द सिस्टमेटिक ऑब्जेक्टिव एंड होलिस्टिक स्टडी ऑफ ह्यूमन काइंड इन ऑल टाइम्स एंड प्लेस। इलाबोरेट द आर्गूमेंट, है ना, कि कैसे एंथ्रोपोलॉजी एक सिस्टमेटिक ऑब्जेक्टिव एंड होलिस्टिक स्टडी है ह्यूमन काइंड का, ये हमको बताना है। सो इसका आंसर को हम स्टार्ट कर सकते हैं मेंशनिंग दैट होलिज्म इज़ द आइडिया ऑफ व्हाट। होलिज्म के अंदर हमारे पास
क्या है होलिज्म? मतलब होलिस्टिक है ना, स्टडी है, उसका मतलब क्या समझ रहे हैं भाई? होलिज्म इज़ द आइडिया दैट ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ अ गिवन सिस्टम, दैट इज फिजिकल, biological, chemical, social, etc. cannot be determined by its component part alone, cannot be determined by its component parts alone. Instead, the system as a whole determines how the part behave, है ना। बट एंथ्रोपोलॉजिकल आस्पेक्ट में हम बात करें, सो देखो ऐसे याद करते हैं भाई। देखो फ्रांस बोस ने बोला था कि तो होलिज्म को नहीं बात है, बिकॉज हमको एंथ्रोपोलॉजिकल एस्पेक्ट में बात करना है, ठीक है। इसको हटाते हैं यहाँ पे, फ्रांस बोस से स्टार्ट करते हैं। फ्रांस बोस pioneered the approach of historical particularism that emphasized the discipline holism. His quest for holism was directly responsible for अच्छा कि उसको लिखना चाहिए था भाई हमको, ठीक है। होलिज्म का मतलब लिखना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। तो होलिज्म का मतलब लिख लेते हैं यहाँ पे। इसके पहले होलिज्म जो लिखे थे वो तो लिखना पड़ेगा ना। बट देखते हैं अगर जरूरत पड़ेगी तो लिख देंगे, वरना नहीं लिखेंगे, ठीक है। सो क्वेस्ट फॉर होलिज्म was directly responsible for American anthropology going forward. ना from the European progenitors. बिकॉज होलिज्म इज़ द पर्सपेक्टिव ऑन ह्यूमन कंडीशन दैट एज्यूम कि उनका जो माइंड है, बॉडी है, इंडिविजुअल है, फिर सोसाइटी है ना, इन्वायरमेंट हो गया, ये सब है ना, इंटरपिनेट्रेट कर सकते हैं दूसरे को एंड इवन डिफाइन वन अनदर। ह्यूमन तो जो होलिज्म वहाँ पे डिफाइन किया था उसकी बात नहीं करते, यहाँ पे एक तरह से जो एंथ्रोपोलॉजिकल एस्पेक्ट में होलिज्म की बात कर रहे हैं हम। होलिज्म इज़ द पर्सपेक्टिव ऑन द ह्यूमन कंडीशन दैट एज्यूम्स दैट माइंड, बॉडी, इंडिविजुअल्स, सोसाइटी and the environment interpenetrate and even define one another. An easier understanding of holism is to say that the whole is greater than the sum of the parts.
easier understanding of holism is to say that the whole is greater than the sum of its parts. Okay, because individual human organism are not just X% genes and Y% culture added together, but वो क्या है? Rather, human beings are what they are because of the mutual shaping of the genes and culture. Individual human organisms are not just X% genes and Y% culture added together. Rather, they are what? Rather, human beings are what they are because of mutual shaping of genes and culture and experience living in the world produce something new, है ना, something that cannot be reduced to the material used to construct it, something that cannot be reduced to the materials used to construct it. एंथ्रोपोलॉजी किसकी बात करता है? एंथ्रोपोलॉजी सीक्स टू डिस्क्राइब एंड इंटररिलेट ऑल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ. Anthropology seeks to describe and interrelate all aspects of human life. It deals with what relationship, for example, between the economy of a population and the type of religion, child rearing, house type they might have. It deals, एंथ्रोपोलॉजी की बात करें, it deals with relationships, for example, between the economy of a population and the type of religion, child rearing or house type they might have. Child rearing, religion, house type. So people who produce food may have different opportunities and challenges rather than those who collect food. ये एक तरह से हमारे पास एंथ्रोपोलॉजी के बारे में बता रहा है.
okay, who produce food may have different opportunities and challenges than those who collect food. And this will be reflected. तो ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया भाई। क्वेश्चन क्या था, देखो इस तरह के जो जैसे इलाबोरेटिव क्वेश्चंस होते हैं ना, उसको आप इसी प्रकार के, है ना, थ्योरेटिकल, यही तो ऑप्शनल है यार, है ना। जनरल स्टडीज़ में जनरल स्टडीज़ में कुछ फैक्ट्स होते हैं, बट ऑप्शनल के अंदर चीज़ें होती है थोड़ी सी थ्योरेटिकल। एंथ्रोपोलॉजी इज द सिस्टमेटिक, ऑब्जेक्टिव एंड होलिस्टिक स्टडी ऑफ ह्यूमन काइंड इन ऑल टाइम्स एंड प्लेस। एलाबोरेट। तो फ्रांस बोस ने अब जो हमारे पास हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म में बताया था कि होलिज्म की बात की थी, विच इज़ डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर एंथ्रोपोलॉजी, अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजी गोइंग फॉरवर्ड फ्रॉम द यूरोपियन प्रोजेनाइटर्स। होलिज्म क्या है भाई, एक तरह से माइंड, बॉडी, इंडिविजुअल, सोसाइटी, इन्वायरमेंट का इंटरपेनिट्रेशन है ना। बिकॉज आप समझना, एंथ्रोपोलॉजी इज़ नॉट इक्वल्स टू द सम ऑफ इट्स कंपोनेंट, बट इट इज़ मोर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे X% जीन्स एंड Y% कल्चर नहीं है भाई, बिकॉज समथिंग, है ना, इंटररिलेशन है उनके बीच का। बिकॉज कल्चर, एक्सपीरियंस, लिविंग द वर्ल्ड प्रोड्यूस समथिंग एल्स, ठीक है। सो एंथ्रोपोलॉजी सीक्स टू डिस्क्राइब एंड इंटर रिलेट आस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, ऑल आस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। जहाँ पे हम इंटर रिलेशन से बात करते हैं कि इकोनॉमी की बात, इकोनॉमी का इंटर रिलेशन क्या है भाई, रिलीजन के साथ, हाउस टाइप के साथ, वो एंथ्रोपोलॉजी है यार। सो हमने इस तरह से आंसर कंक्लूड किया। देखो इस तरह के आंसर होते हैं भाई, आप समझना, देयर इज़ नथिंग कॉल्ड परफेक्ट आंसर। हर क्वेश्चन को करना बहुत ज़रूरी है एग्जाम में। ऑल क्वेश्चन एज़ कम्पेयर टू बेस्ट क्वेश्चन, है ना, बेस्ट आंसर लिखने से बताया सबका आंसर लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, टू बी क्या है, डिस्कस डिफरेंट फ्रॉम प्राइमेट सोशल ऑर्गेनाइजेशन। हमको डिफरेंट प्राइमेट सोशल ऑर्गेनाइजेशन की बात करनी है। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ प्राइमेट सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो कि आइडेंटिफाइड हैं बाय लिटरेचर के अंदर। कौन कौन से हैं? पहला हमारे पास क्या है, सॉलिटेरी प्राइमेट सिस्टम, है ना। यहाँ पे जो इंडिविजुअल कंडक्ट एक्टिविटीज़ लाइक फॉरेजिंग, ऑफस्प्रिंग केयर इंडिपेंडेंटली फ्रॉम वन अनदर। इंडिविजुअल कंडक्ट activities like foraging or offspring care independently from one another. For example, orangutans, लॉरिसेस, ठीक है। इसके बाद सॉलिटरी प्राइमेट सिस्टम के बाद पेयर बॉन्डेड सिस्टम है एक। पेयर बॉन्डेड सिस्टम कैसे सिस्टम होते हैं, स्मॉल सोशल यूनिट कंसिस्टिंग ऑफ स्मॉल सोशल यूनिट consisting of one adult male and one adult female and their immature offsprings. जो क्वेश्चन है 15 नंबर्स का है यार, है जो 3-3 वाले क्वेश्चन होते हैं, 1 2 3, इसमें पहला 20 नंबर का, फिर 15, फिर 15 ऐसे होता है, ठीक है। सो एग्जांपल्स के तौर पे टिट्टी मंकी एंड आउल मंकी,
उसके बाद तीसरा है हमारे पास वन फीमेल एंड मल्टी मेल ग्रुप्स, नाम से समझ आ रहा है, जिसमें एक एडल्ट फीमेल होगी जो कि रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की होगी, या फिर 2 and more एडल्ट मेल पार्टनर्स होंगे इन द ग्रुप। फीमेल मल्टी मेल groups are composed of one reproductive adult female and 2 or more adult male partners in the ग्रुप ना। एक तरह से कोऑपरेटिव ब्रीडिंग को प्रमोट करता है ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन, है ना। और जहाँ पे जो नॉन ब्रीडिंग इंडिविजुअल है दे असिस्ट इन प्रोवाइडिंग केयर, है ना। सो इसके एग्जांपल्स की बात करें तो सम स्पीसीज ऑफ टैमरिन्स एंड मार्मोसेट्स। चौथा है वन मेल मल्टी फीमेल ग्रुप। इसमें एक सिंगल रेसिडेंट मेल होता है हु डिफेंड अ ग्रुप ऑफ एडल्ट फीमेल अगेंस्ट मेल फ्रॉम आउटसाइड द ग्रुप। characterized by a single resident male who defends a group of adult female against male from outside the group। एग्ज़ाम्पल की बात करें तो, है ना, ये क्यों होता है भाई, बिकॉज, है ना, इसमें जो न्यू रेसिडेंट मेल है कुड लीड टू इन्फेंटिसाइड एंड ब्रिंग फीमेल बैक टू एस्ट्रस, मतलब फिर से प्रेग्नेंट कर सकती है ना। सो न्यू रेसिडेंट मेल्स को यहाँ पे रोका जाता है। एग्जाम्पल के टॉप पे सम स्पीसीज ऑफ गोरिल्ला, ना, कोलाबीन स्पीसीज। तो ये हो गया वन मेल मल्टी फीमेल। एंड मल्टी मेल मल्टी फीमेल सोशल सिस्टम में क्या होता है, मल्टी मेल मल्टी फीमेल सोशल सिस्टम्स, इसमें क्या होता है, are characterized by association between larger members of individual forming group। एग्जाम्पल के तौर पे species of macaques and baboons। 6 है fission fusion societies। fusion societies of primates। यहाँ पे क्या होता है, एक तरह से फ्लूइडिटी ऑफ फिजन एंड फ्यूजन होता है ना। ग्रुप, है ना, मूव अक्रॉस अ लैंडस्केप। सो इसके अंदर हमारे पास कौन आते हैं, ह्यूमंस आते हैं यार। हाई डिग्री ऑफ
fluidity by fission and fusion as the groups moves across a landscape. For example, humans, चिंपांजीज। मल्टी लेवल सोसाइटीज़ की बात भी कर सकते हैं यार, ना। मल्टी लेवल सोसाइटीज़ समथिंग रेफर्स टू ऐसे हायरार्किकल या फिर मॉड्यूलर सोसाइटीज़ जहाँ पे ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्राइमेट सोशल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। लाइक हिमाद्रियन बबून्स की बात कर सकते हैं, गेलाडर्स की बात कर सकते हैं। हायरार्किकल और मॉड्यूलर societies are the largest and most complex form of primate social ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम्पल के तौर पे हिमाड्रियास, बबून्स, गैलाडस। तो ये हमने क्या किया, डिफरेंट हमारे पास क्वेश्चन था हमारे पास अबाउट डिस्कस डिफरेंट फॉर्म ऑफ प्राइमेट सोशल ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने बताया सोलिडेटरी प्राइमेट सिस्टम का, इसके एग्जांपल्स मोरंगुटेन एंड लोरिसेस की बात की है ना। पेयर बॉन्डेड सिस्टम में हमारे पास चीटी मंकी एंड आउल मंकी की बात की। वन फीमेल मल्टी मेल ग्रुप में हमने कुछ स्पीसीज ऑफ तिमरियन एंड मार्मोसेट्स की बात की। वन मेल एंड मल्टी फीमेल में हमारे पास सम स्पीसीज ऑफ गोरिल्लाज एंड कोलोबिन स्पीसीज की बात की ऑफ प्राइमेट्स, है ना, मंकी। मल्टी मेल एंड मल्टी फीमेल सोसाइटी में हमारे पास मकाका से कुछ स्पीसीज एंड बबून्स हैं। फ्यूजन सोसाइटीज़ में हमारे पास ह्यूमंस एंड चिंपांजीज आते हैं भाई। एंड मल्टी लेवल सोसाइटीज़ के अंदर कुछ मतलब हिमाड्रियास, बम्बूस एंड गैलाडस मंकीज आते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट प्राइमेट सोशल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, डिस्कस विद सुटेबल एग्जांपल्स द टाइपो टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इन इंक्लूजन और इन इंडिया, ठीक है। सो फिर से पढ़ते हैं। डिस्कस विद सुटेबल एग्जांपल द टाइपो टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इन इंडियन पैलियोलिथिक इंडस्ट्री विद रेफरेंस टू इन्वायरमेंटल हाइपोथेसिस, ठीक है। हमारे पास क्या बताना है भाई, हमको टाइपो टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इन पैलियोलिथिक इंडस्ट्री की बात करनी है। सबसे पहले तो हम बताएं जो टाइपो टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम है, एक ऐसा बोल सकते हैं इट इज़ द मेजर स्टम्बलिंग ब्लॉक इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन प्री हिस्टोरिक एज। द टाइपो टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम इन द इंडियन Paleolithic industry where the major stumbling block in establishing the strengths of the Indian prehistoric age as a major contribution to cultural emergence and evolution. Okay. हमारे पास जो पैलियोलिथिक एज है वो 3 प्रकार से डिवाइड है भाई इंडिया के अंदर। फर्स्ट फेज, सेकंड फेज एंड थर्ड फेज।
पैलियोलिथिक एज इन इंडिया जो है वो 3 फेज़ में डिवाइड है। फर्स्ट फेज़, सेकेंड फेज़ एंड थर्ड फेज़। फर्स्ट फेज़ जो था इट इज़ अराउंड 600 क्या होता है बे, 6 लाख टू ना, it is around 1,50,000 to एंड ये जो है थर्ड फेज अराउंड 35,000 एंड 10,000। इसके बाद तो क्या चालू हो गया था पैलियोलिथिक के बाद, न्यूलिथिक एग्रीकल्चर आ गया था। जो डिफ़िकल्टीज रिलेटेड टू द पैलियोलिथिक इंडस्ट्रीज़ में क्या क्या है भाई, related to the पैलियोलिथिक इंडस्ट्री, इसमें क्या क्या है भाई। पहले तो जो पीरियडाइजेशन है जो मैंने ऊपर में बताया, एक तरह से डिफ़िकल्ट है भाई एज़ कंपेयर टू यूरोपियन पार्ट। पीरियडाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम इन इंडिया। दूसरा क्या है, लैक ऑफ फॉसिल एविडेंस ड्यू टू वार्म एंड humid climate, saline cell and more human activities। और क्या क्या प्रॉब्लम है भाई, लैक ऑफ प्रॉपर एविडेंस ऑफ ह्यूमन वर्क, बिकॉज हमारे पास जो डिसाइफरिंग है यार कि टूल्स जो हैं ये इयोलिथिक हैं कि कैल्टोनियन टाइप है, इसको डिफ़िकल्ट है, या फिर आर्ट फॉर्म प्रॉब्लम है यार हमारे पास। ऐसे लिखते हैं हमारे पास ये क्या है, लैक ऑफ प्रॉपर एविडेंस ऑफ ह्यूमन वर्क, जिसमें इट वॉज difficult to decipher whether the tools belongs to Neolithic or Clactonian type। आर्ट फॉर्म प्रॉब्लम क्या है, बिकॉज इंडिया के अंदर जो आर्ट फॉर्म था इट गॉट डेवलप्ड इन मेसोलिथिक स्टेज, लाइक भीमबेटका में हमें देखने को मिला। लेकिन हमारे पास यूरोपियन कल्चर के अंदर हमारे पास देखने को मिला है कि जो आर्ट फॉर्म्स थे वो पैलियोलिथिक टाइम से ही आ गए थे। इसका एक हमारे पास दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है एक हमारे पास। In India, the art form got developed in Mesolithic stage
that for example Bhimbetka, whereas it was much earlier experienced by European culture in Paleolithic times। जियोलॉजिकल प्रॉब्लम का भी डिफरेंट है, बिकॉज आप समझना इंडिया सब कॉन्टिनेंट के अंदर सिग्निफिकेंट क्लाइमेटिक वेरिएशन देखने को मिला है ना। सो इसकी वजह से हमारे पास है ना डिफ़िकल्ट है द कैरेक्टराइजेशन ऑफ टूल। मटेरियल कल्चर भी एक प्रॉब्लम है, बिकॉज नॉर्थ इंडियन स्टेट्स हैं और साइड्स लाइक दिस वन वैली सो हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ चॉपर एंड चॉपिंग टूल्स, है ना। हावेवर जो साउथ इंडियन इंडस्ट्री है शोड फ्रीक्वेंसी विच इज़ सोफिस्टिकेटेड हैंड एक्स एंड क्लीवर्स। सो ये दिक्कत है भाई। मटेरियल कल्चर में हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि जो नॉर्थ इंडियन साइट्स हैं लाइक दी सोन वैली showed a high frequency of chopping tools। However, South Indian industry showed frequency neater and sophisticated hand axe। ना चॉपिंग टूल्स कम देखने को मिले, वहाँ पे हैंड एक्स ज़्यादा देखने को मिले भाई। सो ये एक दिक्कत है यहाँ पे। कोई एक वर्टिकुलर एक इवोल्यूशन के हमारे पास क्लियर देखने को नहीं मिला भाई कि एम्बीविलियन से है ना एक्लूशियन तक कोई क्लियर वर्टिकल इवोल्यूशन भी देखने को नहीं मिला, वो भी एक दिक्कत है। नो क्लियर वर्टिकल इवोल्यूशन एट सम साइट्स फ्रॉम एम्बीविलियन टू क्लूशियन। फॉर एग्जाम्पल भीमबेटका की बात ही कर लें तो कंक्लूजन में ये बोल सकते हैं कि देखो भाई जो एफर्ट्स हैं दे हैव बीन मेड टू प्रोवाइड अ क्लियर पिक्चर ऑफ इंडियन पैलेolithic, बट बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिले। उसके बाद भी बहुत सारे एफर्ट्स हैव बीन मेड to provide a clear pictures of the Indian Paleolithic age despite the typotechnological problems, as Paleolithic is a phase of culture intimation। और कल्चर इनिशिएशन। तो देखो मैंने बड़ा आंसर लिखा है, आप इसमें 2 पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हो, मतलब 4 पॉइंट लिख सकते हो, 5 पॉइंट ना लिखो तो भी चलेगा प्रॉब्लम्स में, है ना। क्योंकि हमारे पास कंटेंट तो होना चाहिए क्वेश्चन पढ़ाने के लिए यार, ठीक है। सो इस प्रकार से क्वेश्चन था, डिस्कस विद सुटेबल एग्जांपल द टाइपो टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इन इंडियन पैलेolithic इंडस्ट्री विद रेफरेंस टू इन्वायरमेंटल हाइपोथेसिस, ठीक है। हमने बताया पहले तो है ना ये जो टाइपो टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है एक तरह से बहुत बड़ा दिक्कत है, क्योंकि हमारे पास जो इंडियन पैलेolithic हिस्ट्री है ना वो हमारे पास कल्चर इवोल्यूशन एंड इमरजेंस की बात करता है। तो इसके अंदर हमारे पास
ज़रूरी था कि इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करें, बट कुछ प्रॉब्लम्स आ गए हैं यार हमारे पास। अगर फेज़ की बात करें तो फर्स्ट फेज़ जो था पैलेयोलिथिक एज में वो 6 लाख BC से लेके, है ना, हमारे पास 1,50,000 BC तक था, है ना। हमारे पास उसके बाद जो सेकेंड फेज़ था 1,50,000 BC से लेके 35,000 BC तक, है ना। इसको आप इस प्रकार से ही बना सकते हो, ऐसे, है ना। इसको 6 लाख, 1,50,000 एंड इसको यहाँ पे 35,000, 10,000। तो फर्स्ट फेज़, सेकेंड फेज़, थर्ड फेज़, इस प्रकार से ही बना सकते हैं इसको, ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से। तो एग्जांपल ये अच्छा प्रेजेंटेबल है, बट फिर भी ठीक है, इस प्रकार से बनाया है हमने। डिफ़िकल्टीज रिलेटेड टू दी पैलेयोलिथिक एज में हमारे पास पहले तो क्या है, प्रिडाइजेशन में दिक्कत है यार, है ना, बिकॉज हमारे पास जो यूरोपियन के अंदर जो क्लियर ट्रांजिशन, एक क्लियर क्लासिफिकेशन था, इंडिया के अंदर उतना नहीं है यार। लैक ऑफ फॉसिल एविडेंस बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटी, क्लाइमेट एंड सॉइल टाइप यहाँ पे है ना। सलाइन सॉइल की वजह से, वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट की वजह से जो एविडेंस की कमी थी ना फॉसिल के, वो भी एक हमारे पास प्रॉब्लम है। प्रॉपर एविडेंस नहीं ह्यूमन वर्क की वजह से, बिकॉज हम डिसाइफर नहीं कर पाए अदर वेदर दे आर यूलिथिक और, है ना, कैलकुनियन। आम जो प्रॉब्लम है आर्ट का भी, बिकॉज यहाँ पे इंडिया के अंदर जो पहली बार जो आर्ट फॉर्म था वो कब आया, मेसोलिथिक में आया कि भीमबेटका, बट यहाँ पे आर्ट फॉर्म पहली बार यूरोपियन में पैलेयोलिथिक में ही आ गया था। मटेरियल कल्चर का भी दिक्कत है, जैसे कि हमारे पास सोन वैली के अंदर चॉपर चॉपिंग टूल्स देखने को मिले, लेकिन हमारे पास साउथ के अंदर, सोन वैली चीज़ नॉर्थ है ना, साउथ में हमारे पास देखने को मिले कि चॉपर चॉपिंग टूल का फ्रीक्वेंसी बहुत कम मिल रहा है, वहाँ पे हैंड एक्सेस एंड क्लीवर्स मिल रहा है। तो एक तरह से उसमें भी समझ नहीं आ रहा है चीज़ें, ठीक है, क्लियर इवोल्यूशन नहीं है भाई कुछ साइट्स में, जैसे कि भीमबेटका के अंदर, है ना, एवोल्यूशन से, सॉरी, जो एविलियन से लेके एक्लूशन तक जो क्लियर इवोल्यूशन देखने को नहीं मिला है। तो इसीलिए यहाँ पे टाइपो टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है पैलेयोलिथिक एज में। बट हमने देखा कि बहुत सारे एफर्ट्स किए गए हैं यार, एफर्ट्स हैव बीन मेड बाय द इंडियन पैलेयोलिथिक, बट क्योंकि हमारे पास पता होना चाहिए पैलेयोलिथिक इज़ दी कल्चर इनिशिएशन का फेज़ यार, तो इसीलिए हमने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए हैं। सो ये क्वेश्चन हमने देखे, 5 क्वेश्चन हमने शॉर्ट नोट में देखे, 3 क्वेश्चन हमने, है ना, 3 क्वेश्चन मतलब 1 क्वेश्चन देखा ABC के फॉर्म में। तो ये हमारे पास पार्ट 1 हो गया, ठीक है। हर सेक्शन का हम 2 पार्ट में करेंगे। इस सेक्शन में मैंने 5, 3, 8 क्वेश्चन देखे, है ना। नेक्स्ट सेक्शन में हम जो बाकी के 2 क्वेश्चन हैं उसमें ABC हम देखेंगे, ठीक है। पार्ट 2 होगा सेक्शन A का, पेपर 1 ऑफ 2022।